नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट की परीक्षा में ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। 7 और 8 फरवरी 2026 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। 7 फरवरी वाले और 8 फरवरी वाले दोनों ही लोगों को इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो सुपर फास्ट वीडियो रहेगी। पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन का काम यह वीडियो करेगी। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा दूंगा, ताकि पूरा का पूरा रिवीजन आपका सोशल साइंस का 60 नंबर का हो जाए। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने पूरे सिलेबस के सारे क्वेश्चन लिए हैं, वो भी चैप्टर वाइज, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के और एसएसटी पेडागोजी के सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड हैं। पेपर में हमेशा आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिनको एक नज़र आप लोग देखोगे तो पूरा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। पेपर में अधिकतर क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज करके यहीं से आपके पूछे जाने हैं। चलिए शुरू करता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इससे उल्लेखित किया गया है। उय्या कोंडन उदयार के अभिलेख में, अकबरनामा में, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मेथवर्ल्ड के वर्णन में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबरनामा। मैंने आपको बताया अकबरनामा ग्रंथ को अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा, जो कि अकबर का दरबारी कवि था और अकबर का मित्र भी था। और अकबरनामा ग्रंथ में ही गोंड राज्य में कितने गांव बताए गए हैं? आपके 70,000 गांव बताए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, उय्या कोंडन उदयार अभिलेख में किन का वर्णन है? तो इसमें रथकारों का वर्णन है, रथ निर्माताओं का वर्णन है। ऐसे व्यक्ति जो रथों का निर्माण करते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति बताई गई है उय्या कोंडन उदयार अभिलेख में। ठीक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी विकल्प इस क्वेश्चन का, अकबरनामा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथन और कारण वाला। अभिकथन। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में आए। ये बात करेक्ट हो जाएगी। इसका कारण क्या है? उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो पेपर में आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कैसे पता करना है कि कथन और कारण सही व्याख्या करते हैं या सही व्याख्या नहीं करते हैं? अगर दोनों कथनों के बीच में अगर संबंध स्थापित होता है, जैसे पहला कथन आपका है, शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला में विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में आए। क्यों आए? क्योंकि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, यानी कि निर्माण लगातार चलता ही रहा, विशेष रूप से आगरा में और दिल्ली में। इसलिए मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। दोनों बातें सही हो जाएंगी, कथन और कारण करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर वापस कर दी थी? तो सिसोदिया राजपूतों को वापस कर दी थी। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, कहता है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं। उसे दोस्तों जागीर, जब्द, जात, इक्ता। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उसको जब्द कहते हैं। जब्द, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर की सूची अलग बनाई गई थी। और उसका टोडरमल, टोडरमल का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपका मुगल राजस्व व्यवस्था, इसको जब्द बोल सकते हैं, है ना, टोडरमल की व्यवस्था। ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कहता है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत के सामने कई समस्याएं थी, परंतु नहीं वाला बताना कौन सी समस्या नहीं थी। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा का कर्ज और बंटवारा, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयास, ये भी एक सामना उनको करना पड़ा था। आर्थिक विकास का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की भी बहुत समस्या थी, है ना। कई लाख, मतलब कि कई लाख लोग आपके मारे भी गए इसमें बंटवारे में, क्योंकि आने जाने में उनको रातों रात में घर अपने बदलने पड़े। कई बच्चों की हत्याएं हुई, महिलाओं को जबरन कैद कर लिया गया, है ना, इधर से उधर उनको शिफ्ट किया गया। तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इसमें ये सामना नहीं करना पड़ा कि भारत पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा का कर्ज बंटवारा।
ये बात यहाँ पर गलत आपकी हो जाएगी, नहीं वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद अगला आपके सामने है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने स्पेस के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। किस लिए? इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या कपड़ों का उत्पादन करने के लिए इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैलिको अधिनियम पारित किया गया था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। अगला यहां पर है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो उस महिला का नाम क्या हो जाएगा? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। किसने? रानी चेन्नम्मा ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। और रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से, इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला यहां पर देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक। तो होम रूल ये आपका बहुत पहले का है, गलत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 का है। कब का? 1942 का है, अगस्त 1942 का है। स्वदेशी आंदोलन आपके ये बंगाल विभाजन के बाद का है, 1906, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही आपकी दांडी यात्रा को शुरुआत माना जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखो, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ठीक है ना, उस प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की बात की गई। वो तारीख क्या थी? वह तारीख थी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक। अगला देखो, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, खिलाफत। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन को आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी, ठीक। नीचे दिए गए हैं विकल्प आपके, यहां पर बताओ पढ़ के क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी। कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ये करेक्ट हो जाएगा आपका डी विकल्प, ठीक। युद्ध के दौरान क्या हुआ कि औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी गई, जिससे भारतीय उद्योगों का भी विकास या विस्तार उनका होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। गलत। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। ये भी नहीं होगा। इसने भारतीयों के हथियार पर रोक लगा दी। हथियार पर रोक लगाई थी आर्म्स एक्ट ने। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट था, उसने हथियार पर रोक लगा दी थी। ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी विकल्प हो जाएगा। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया। पुलिस को ज्यादा अधिक अधिकार प्रोवाइड किए रोलेट कानून ने। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना इस कानून के विरोध में खड़े हुए और इसे शैतान की करतूत भी इन्होंने कहा। और रोलेट अधिनियम से पेपर में तमाम क्वेश्चन बार बार देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाले भी बनते हैं। रोलेट के विरोध में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, किस तारीख को क्या मनाया जाता है, ये भी पेपर में आता रहता है। कौन से व्यक्ति की इसमें प्रमुख भूमिका रही है, ये कथन और कारण या स्टेटमेंट के रूप में आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछा जाता है। 1 नंबर आपका यहीं पर पक्का कर देता हूं। इस क्वेश्चन से जुड़े
तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहीं पर आपको करा देता हूं ताकि बेहतर ढंग से आप लोग समझ पाओ। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रोलेट सत्याग्रह को समझ लेते हैं। 1919 का है। 1919 में पारित किया गया रोलेट कानून के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जहां से कथन वाले क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार को लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत, निरंकुशवादी बताया। ठीक, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक तिथि सामने निकल कर आती है। गांधी जी ने आह्वान किया कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि अपमान व याचना दिवस कब मनाया गया था? तो अहिंसक के रूप में मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। शहरों तक यह आंदोलन आपका सीमित था। उसके बाद क्या हुआ देखो, अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालें की गई, है ना। आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी सरकार ने अपनाया। उसी दिन आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 का दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था, यानी कि रोलेट कानून का ही एक हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा गुस्सा जताते हुए नाइट हुड की उपाधि वापस लौटा दी। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता में रहें। अब देखो इन क्वेश्चन का मजाल क्वेश्चन चूके ना पेपर में। अब देखो रोलेट सत्याग्रह से उठाया। रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी। ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी। यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार को सशक्त करता था। क्या ये मौलिक अधिकार को सशक्त करता था? नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन करता था, उनकी स्वतंत्रता छीनता था। बी बात गलत। बी जहां पर सही बताया जाए उसको पेपर के दौरान काट देना है, बचेगा आपका राइट आंसर थर्ड विकल्प कर देना। 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, जो अभी जस्ट मैंने आपको पॉइंट बताए उन्हीं पॉइंट से, तो ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर मजेदार क्वेश्चन। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कर दिया, करेक्ट। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट कानून का समर्थन किया। इसने समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने, अली जिन्ना ने रोलेट कानून को शैतान की करतूत बताया, यानी कि इन्होंने विरोध किया, ना कि समर्थन किया। तो यहाँ पर ये बी गलत हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। तो पेपर में थोड़ा समर्थन और विरोध करके दे दे, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। 1 नंबर का सवाल रहता है पेपर में, क्योंकि नंबरों का खेल रहता पेपर में। ठीक, ये गलत है, ये ए वाला करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने उत्तर भी आपके सामने यहाँ पर लिखा है। एक और क्वेश्चन ले लो रोलेट एक्ट से, मजेदार। रोलेट एक्ट मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया, पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन नहीं किया, विरोध किया, मैं आपको बता चुका हूं। जबकि गांधी जी इन एक्ट के संशोधन करना चाहते थे। गांधी जी तो घनघोर विरोधी थे, ये कोई भी संशोधन नहीं करना चाहते थे। ये बात सरासर गलत। तो बी गलत। पेपर में मान लो आपको पता नहीं है, बी सत्य बताया गया तो बी काटना है, यहाँ पर भी बी काटना है। ठीक, ए तो आपका सही है ही, तो ए यहाँ पर हो जाएगा सही, सी भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक्ट के विरुद्ध थे, तब भी रोलेट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। ये बात गलत है। वो संपूर्ण भारतीय अखिल भारतीय संघर्ष का पहला आंदोलन बन सका। ये भी बात गलत हो जाएगी। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो रोलेट कानून से पूछे गए क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहां पर करा दिए। और जितने भी मित्रों के पास मात्र 5 आवर्स का टाइम है, मात्र 5 घंटे का टाइम है, पेपर आपको पता है 7 को है, 8 को है। जिनका पेपर 8 को है तो वो लोग इस वाली पीडीएफ को ले लेना, जिसमें सभी वर्ष के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नोट्स के साथ आपको एसएसटी का मिल जाएगा। बिल्कुल मात्र 5 घंटे के भीतर आप लोग कंप्लीट एसएसटी
60 नंबर को निचोड़ सकते हो। जैसे गन्ने से रस निचोड़ा जाता है, उसी प्रकार आप लोग एसएसटी को 60 नंबर अपने हाथ में ले लोगे। 5 घंटे का टाइम मैं आपसे मांगता हूं, इसको दे दो और ये वाली पीडीएफ को पूरा निचोड़ डालो, पढ़ डालो, रात दिन एक कर दो। पेपर का सवाल है, पहली बार में क्रैक करना है, क्योंकि पेपर में नंबरों का खेल रहता है। 90 वाले को 89 आता है और 82 वाले को 81 आता है। 1-2 नंबर से लोग रोते धोते रहते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। अगर जिस भी बहन या भाई के पास टाइम हो इनको पढ़ने का, वो भी 5 घंटा मैं आपसे कह दूं। 7 को पेपर है और 8 को पेपर है। 8 वाले तो ले ही सकते हैं, उनके पास टाइम अभी है। तो इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, जिसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा और नोट्स भी आपका रहेगा। या तो नोट्स को आप स्किप कर देना, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेना, वो भी आपको सीरियल से मिलेंगे चैप्टर वाइज, तो आपका कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेपर से पहले एक कंप्लीट रिवीजन का काम हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे ही पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होगा, क्वेश्चन को आप लोग फटाक से कर लोगे। लेना कैसे है आखिर, यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा 9696400597। इस नंबर पे कॉल करो मेरे से या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका प्राइस 199 रुपए है, ध्यान से सुनो। और मैं आपका अंतिम दौर चल रहा पेपर का, मुझे पता है, तो इसमें आपका भारी डिस्काउंट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है ना। आपको इतना नहीं चुकाना, इसमें मैं कम कर दूंगा अपनी तरफ से। लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको एक बार कॉल या मैसेज तो कर ही लेना है ना लेने के लिए, ताकि आपका यहाँ पर पहली बार में पेपर क्रैक हो जाए, वो भी सॉल्यूशन के साथ सारी चीज आपको मिल जाएगी। अब मैं तीव्र गति से आगे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में पहली अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा। इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी। तो इसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। यही क्वेश्चन का जवाब आपका सी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये 52 दिन तक बैठे रहे और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपके किस राज्य को, आंध्र प्रदेश को। फिर आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना भाषा के आधार पर, ठीक। उसके बाद अगला देखो, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे, बताओ कौन थे नेता। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोट्टी श्रीरामुलु। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। इन्होंने नमक सत्याग्रह, दक्षिण भारत में एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। आपके सी बी विकल्प करेक्ट यहां पर हो जाएगा और सब यहां पर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला यहां पर देख लो आप लोग, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो सभी को पता है, क्या पता है, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय रियासतों का एकीकृत करने की महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। गलत तरीके से अवध पर शासन है और इसको कुशासन के आरोप में अधिग्रहण इसका कर लिया। डलहौजी, कौन, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। राइट आंसर आपका डलहौजी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है, बताओ। अब क्या नहीं कहा जा सकता है पृथ्वी के बारे में जिस पर हम लोग रहते हैं। इसे नीला ग्रह कहा जा सकता है, करेक्ट। यह पूर्णता गोल है, ये बात गलत है, ये पूर्णता गोल नहीं है। ये ध्रुवों के पास चपटी है और बीच में आपकी उभार है, अर्थात उभरी है। चपटी व उभरी होने के कारण पृथ्वी को भू आब के नाम से भी जानते हैं। क्या, भू आब के नाम से भी इसी कारण से जानते हैं, ठीक। अब उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो मरे जानवर थे, जिनकी जानवरों की मौत हो जाती थी, उनको गिद्ध खाते हैं ना। जो मृत पड़े हुए जानवरों को जानवरों को कौन खाता है, मरे जानवरों को गिद्ध खाता है। अब गिद्ध खाने लगा तो गिद्ध की किडनी खराब होने लगी, तो उपचार किससे किया गया इनका, डिक्लोफेनेक, ये करेक्ट है आपका, या एस्पिरिन या एल्ड्रिन।
राइट आंसर सी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, डिक्लोफेनैक से किया गया। अब उसके बाद देखो, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। कभी भी मतलब कि उनके गिरने का निश्चित समय नहीं होता, वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो अनावृत नहीं दिखते हैं, सदाबहार आपका हो जाएगा कहां पर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं एक बात आपसे यह भी यहां पर कह दूं कि पेपर में 1 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वनस्पति वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये वनस्पति कहाँ, कौन से पौधे, कौन से जानवर कहाँ और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ क्या चीज़ फेमस है, यहाँ से मेरे ख्याल से जितनी भी बार सीटेट का एग्जाम अब तक हुआ है 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, मात्र 1 मिनट में 1 नंबर पक्का कर दूंगा इन सभी वनों के प्रकार को बता करके, प्राकृतिक वनस्पतियों को बता करके। राइट आंसर आपको बता दिया, सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। मात्र 1 से 1.5 मिनट में सारी चीज बताता हूँ। वन कहाँ पर उगते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में वन उगते हैं। जहाँ पर वर्षा और तापमान उपयुक्त होगा वहाँ पर वन आपके उगेंगे। घास स्थल कहाँ पर उगेंगे? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास के स्थल उगते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर? केवल शुष्क क्षेत्र में, केवल शुष्क क्षेत्र में आपकी कांटेदार झाड़ियां उगती हैं। अब पहला वन का प्रकार समझो आप लोग, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास उगते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष वर्षा होती है, यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता है, इसलिए पेड़ की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। काफ़ी घने वृक्ष के कारण सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी यहाँ पर वृक्ष आपके पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विशाल होने के कारण पृथ्वी के फेफड़े प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। एक वन कंप्लीट। दूसरा वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन आपके मानसूनी वन होते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए वृक्ष शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ते हैं। जो आपके पर्णपाती है ना, जिसमें पर्णपाती लगा हो तो समझ लेना ये शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं। वृक्षों के नाम क्या हैं? साल, सागवान, नीम, शीशम। अब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि नीम, शीशम, सागवान ये कैसे वन है, तब आप कहोगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा वन का प्रकार है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील, यहाँ पर ये वन बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण सदाबहार में कौन से वन? वनों के प्रकार क्या हैं? बांच, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा शीतोष्ण पर्णपाती। अब पर्णपाती यहां पर आ गया। पर्णपाती का मतलब मैंने क्या बताया? शुष्क मौसम में पत्तियां अपनी झाड़ते हैं। पेड़ क्या है? बांच, ऐस, बीच। जानवर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए। पक्षी फिजेंट, मोनाल पक्षी। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनाल पक्षी किस वन में पाया जाता है, तब आप कहोगे कि शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति को भी समझो फटाक से। तो यह आपकी भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस प्रदेश में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं चलती हैं। तो मृदु शीत ऋतुएं कहाँ पर चलती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूमध्य सागरीय प्रदेश। खट्टे रसदार फल, संतरा, अंगूर, जैतून और नींबू के लिए आपका माना जाता है फेमस। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के नाम से जाना जाता है। अंतिम वन को समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 के बीच में पाया जाता है। इसे टैगा भी कहते हैं। ये वन ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लंबे नरम काष्ठ होते हैं। इन वन का प्रयोग कागज बनाने में, माचिस बनाने में किया जाता है। चीड़, देवदार वन पाए जाते हैं। जानवर रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, इतना समझ लिया। अब क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको।
निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अब सदाबहार के बारे में है, पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछा जाता है, आपको कथन दे दिए जाएंगे, फिर उनमें से आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा के पास उगते हैं, पहली बात करेक्ट। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा भी आपकी होती रहती है, करेक्ट। अल्प शुष्क मौसम, ये बात गलत है। थोड़े समय के लिए पत्तियां झाड़ते हैं, ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। सी और डी जहां जहां पर होंगे उनको गलत कर देना है, ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फटाक से देखो, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं, जो ये भूमध्य प्रदेश में क्यों उगते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि वहाँ पर भारी वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है। जैसे मैं ग्लोब को यहाँ पर बना लूँ, ठीक, कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक जहाँ पर होगा वहाँ का तापमान भी आपका उच्च होगा और वहाँ पर वर्षा भी भारी होगी। तो भारी वर्षा उच्च तापमान सदाबहार वृक्ष के लिए होते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि वन की पहचान करो। वनों के यहाँ पर 2 से 3 विशेषताएं दे दी गई, फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपके वनों के प्रकार डाल दिए गए। आपको पता होगा तभी कर पाओगे। वन सघन है, साल भर वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय वन ही ऐसे हैं जहाँ पर साल भर वर्षा होती है, तापमान उच्च रहता है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के पास में, उष्णकटिबंधीय के पास में है, तो यही आपका हो जाएगा। उसके बाद मिलान वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक इस प्रकार से। यहाँ पर जो मैंने बताया उतना आपको कर लेना है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। अब भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है, नहीं करके भी पूछा जाता है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में नहीं पाई जाती और सभी जगह पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, भूमध्य सागर के समीप प्रदेशों में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, एक और देख लेता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ फटाक से। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में है, सदाबहार कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग समय में पत्तियां झाड़ते हैं, ये बात गलत है, ये पत्तियां झाड़ते ही नहीं है, पहली बात। सागौन, शीशम इनके वृक्ष हैं, ये भी नहीं। ये आपके किसके हैं, ये आपके शीतोष्ण के हो जाएंगे, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। अलग अलग मौसम में पत्तियां झाड़ते हैं, ये बात सही हो जाएगी। इन्हें मानसून वन कहते हैं, नहीं, ये बात गलत है। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। तो जितने भी मित्र को चाहिए अगर पेपर से पहले उनको अंतिम रिवीजन करना है, 7 फरवरी वाले और 8 फरवरी वाले, 8 फरवरी वाले तो ले ही लेना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो, फटाक से आंसर सामने लो, जल्दी से दिमाग में अपने बिठा लो इन क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में पूछेगा आपसे। सीमित प्राकृतिक वनस्पति यानी कि लिमिटेड कहाँ पर मिलती है, तो ठंडे क्षेत्र में, टुंड्रा के क्षेत्र में सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये जैव मंडल में मिलते हैं, बायोस्फीयर। स्थल मंडल में आपकी भूखंड जमीनें पाई जाती हैं। जल मंडल में जल, कहाँ का जल, तालाब का, नदी का, झील झरनों का, सागर का, नदियों का। वायुमंडल में आपकी वायुमंडल जो परतें हैं गैस की, है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, ये पाया जाता है। जैव मंडल में क्या क्या होता है, इसमें आपकी हवा होगा, पानी होगा, ठीक, हवा, पानी, जल, ये तीनों चीज जहां पर होंगी उसको जैव मंडल बोलते हैं मनुष्य के जीवन के लिए। ये तीनों चीजें बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, आवश्यकताएं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांच, ऐस, बीज, फिजोड, मोनाल पक्षी ये कहाँ पे हैं बताओ। आप कहोगे शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये पक्षी आपके पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, इनको ख्याल कर लेना। 1 नंबर मैंने यहाँ पर आपका पक्का कर दिया, बिल्कुल पक्का हो गया। 7 और 8 फरवरी को एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। ये नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करो फटाक से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और वह अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह क्या कहलाता है। तो यह दोस्तों कहलाता है औद्योगिक तंत्र, है ना, औद्योगिक तंत्र के नाम से इसको जानते हैं। अगला देखो, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति को किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसको पर्यावरण बोलेंगे ना, सिंपल सी बात। पर्यावरण जो हम लोगों को चारों तरफ दिखाई देता है, पेड़ पौधे, लोग, स्थान, वस्तुएं जो चारों तरफ घेरे रहते हैं उसको पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब घेराव, चारों तरफ का घेराव। परि का मतलब चारों, यानी कि चारों तरफ का घेराव जो होता है
जिसको पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका पर्यावरण यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? बायोस्फीयर के बारे में। पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। क्या होगा राइट आंसर? मनुष्य का जो तात्कालिक परिवेश है उसी को आप जैव मंडल कह सकते हो। जैव मंडल में आपकी 3 से 4 चीज़ें शामिल की गई हैं मुख्य तौर पे। एक तो आपकी हवा, पहली हवा, दूसरी पानी, हवा, पानी, स्थल। ठीक, ये 3 चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ पर ही मनुष्य रह पाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या जवाब हो जाएगा आपका? जहाँ पर पशु होंगे उनको भी हवा, पानी, स्थल चाहिए, वहाँ पर वायु, जल। तो डी ऑप्शन सबसे करेक्ट यहाँ पर आपको लग रहा होगा। ठीक, तो डी को यहाँ पर टिक कर दो, यही राइट आंसर आपका जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपका भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह आपके मेघालय क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। आर्द्र पवनें क्यों बहती हैं लौटते मानसून के समय? बताओ, लौटते मानसून के समय। तो इस दौरान जो पवन होती है स्थल से समुद्र की ओर जाती है, स्थल से समुद्र की ओर जाती है। ठीक है ना, राइट आंसर बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मानसून वाले, मानसून आपके 2 प्रकार की सिलेबस के अनुसार बताए गए हैं। अब 2 प्रकार से पेपर में कंफ्यूज करने के लिए हमेशा 1-2 क्वेश्चन डाल देता है और कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा लौटता मानसून है, कौन सा आगे बढ़ने का मानसून है, कब किस ओर पवनें किस ओर बहती हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज़न में आपको डालता है। तो अभी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, 1 नंबर भी यहीं पर आपका हो जाएगा पक्का। स्थल से समुद्र की ओर इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्रकार के मानसून आपने समझ लिए तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले समझो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये शब्द बड़े कंफ्यूज में आपको डालेंगे कि दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे? वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून को वर्षा का मौसम बोलेंगे। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। स्थल की ओर बहती है यानी कि सागर से आती है, स्थल की ओर आती है, अपने साथ नमी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। यह वर्षा कब होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात वर्षा का मौसम की बात मैंने करी आपसे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। सर्दी का मौसम कब? जब मानसून के लौटने का टाइम होता है। यह कब होता है? इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर जाती है, स्थल से समुद्र की ओर जाती है। यही अभी मैंने आपको कराया। यह मानसून के लौटने का समय है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। तो दक्षिण भारत में वर्षा आपके मानसून के लौटने का समय होता है, सर्दी का टाइम होता है। और जो पवनें होती हैं वो स्थल से मतलब कि खाड़ी की ओर जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं पुनः। ठीक, इस चित्र के माध्यम से समझ लो, झंझट आपकी खत्म। मानसून के लौटने का समय यह शरद ऋतु लौट रहा है भाई। किस ओर लौटेगा? पवनें आपकी जाएंगी समुद्र में, खाड़ी में जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। स्थल से समुद्र की ओर को लौटना बोलेंगे। अब जब आने को है, आगे बढ़ने को टाइम है, उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून या बारिश का मौसम। अरब सागर से पवनें आपकी कहाँ पर जाएंगी? स्थल की ओर जाएंगी। बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं वो भी आपकी स्थल की ओर जाएंगी। ठीक, इतना है, इतना ही आपको समझना था। अब क्वेश्चन की बारी आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये रहा। आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पवनें अब जो हैं ये जा रही सागर में। कहाँ पर? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं। तो सर्दी का टाइम है भाई, दक्षिण भारत में आपकी क्या होगी? बारिश होगी। अब भारत में शरद ऋतु यानी कि वही सर्दी का मौसम। इसमें क्या होगा कि जो पवनें हैं वो जाएंगी आपकी समुद्र में। कहाँ पर जाएंगी? समुद्र में जाएंगी।
इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाएगा। नहीं, ये बात गलत है। दक्षिण पश्चिम तो आपके ये दूसरा हो गया, ये तो आपके बारिश का मौसम हो गया, ये तो वर्षा का मौसम है। इस मौसम में पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर नहीं जाएगी। शरद ऋतु में तो आपकी सागर की ओर जाती है, ये भी वर्षा की बात की गई, ये भी गलत। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। नहीं, ये लौटने का है भाई, लौटने यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर तीनों कथन कैसे हैं? गलत हैं। राइट आंसर आपका फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर लेना। दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि पवन आपकी स्थल की ओर जाएंगी, सागर से आएंगी, स्थल की ओर जाएंगे। जो लौटने का टाइम रहेगा या सर्दी का मौसम रहेगा, इसी समय आपकी आंध्र प्रदेश वाले इलाकों में बारिश होगी और पवन आपकी पुनः सागर की ओर जाएंगी। ये दो बातें आपको ख्याल में रखनी है, तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अब नदी बेसिन की मैं बात करूं तो अमेजन नदी बेसिन आप कहोगे। क्या कहोगे? अमेजन नदी बेसिन, ये सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर है मलोका क्या है? एक जनजाति, एक वन्य पशु, एक प्रकार का घर, मलक्का का निवासी। राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो घर बनाते हैं उसको मलोका के नाम से जानते हैं, जिसकी छत एक प्रकार से ढालू छत होती है, एक बड़ा सा घर होता है। अमेजन बेसिन के लोग बनाते हैं एक प्रकार का, ये आपका घर हो जाएगा मलोका। नेक्स्ट, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, अच्छा सा पानी उपलब्ध कराकर रोका जा सकता है। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। की जाएगी तो बिगड़ेगा, नहीं की जाएगी तो नहीं बिगड़ेगा। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, नहीं संरक्षित करती। ये दोनों बातें आपकी गलत हैं, ये नुकसान पहुंचाती हैं पर्यावरण को। जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। निवर्णीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। अगर अपरदन चलता रहेगा तो आपकी जमीनें पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, ये बात गलत है। तो जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध है। ठीक, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग संसाधनों का प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। ठीक, दीर्घजीवी सिद्धांत नहीं वाला बताना है भाई। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ये तो बात गलत है। अगर अधिकतम प्रयोग करेगो तो संसाधन आपके शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है और नहीं वाला ही बताना है, तो उत्तर आपका पहला हो जाएगा। और देखो, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान, उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, पहला विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अमेजन बेसिन के बारे में। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, और सब यहाँ पर आपके गलत हैं। और अमेजन बेसिन से आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर कथन से पूछेगा, स्टेटमेंट आपके 3 से 4 दिए जाएंगे, फिर विकल्प में से आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा आपका कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपका सिंपल तरीके से पूछा जाएगा। इसलिए अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बेसिन है जो आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इनको मैं समझा दूं ताकि 1 नंबर आप लोगों का मेरी सहायता से आपका पक्का हो जाए। तो फटाक से समझो, बिल्कुल आसान शब्दों में, अमेजन बेसिन किस क्षेत्र से बहती है? जैसे अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील से, पेरू से, बोलिविया से, लेकिन अर्जेंटीना से नहीं बहती है। अर्जेंटीना के कारण आपका डी विकल्प गलत है, वैसे सही हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ख्याल में रखनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर दिन पर दिन टफ होता जा रहा है और पेपर को पहली बार में आपको क्रैक करना है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा सारी चीज़ को आपको। यहाँ पर समझो आप लोग, अमेजन बेसिन को भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी में बहुत सी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला से अपवाहित होती है। ठीक, ये देश हैं आपके इम्पोर्टेंट।
आगे देखो अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है, पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु रहती है, पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन व रात में लगभग समान रूप से गर्म व आर्द्र रहता है। दिन और रात का मौसम समान रूप से गर्म व आर्द्र, प्रत्येक दिन वर्षा होती है, प्रत्येक दिन यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च होता है, आर्द्रता अति उच्च होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, रात का तापमान कम हो जाता है परंतु आर्द्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है, आर्द्रता में कोई बदलाव नहीं होता है। और अमेजन नदी बेसिन है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में है आपका नदी बेसिन, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखो अमेजन बेसिन के वर्षावन, यहाँ पर एक पक्षी आपका है परजीवी पौधे के रूप में आर्किड ब्रोमीलाइड पौधे यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। ब्रोमीलाइड एक पौधा है, अपनी पत्तियों से जल को संरक्षित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ये पेपर में आता है। और पेपर में ये आता है टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, बड़ी चोंच वाले पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके अमेजन वर्षावन में पाए जाते हैं। ठीक, पिरायन्ना मछली भी मांस खाने वाली यहीं पर पाई जाती है। और यहाँ के लोग कर्तन दहन खेती करते हैं, जलाओ और कांटों वाली खेती करते हैं। टेपियोक, शकरकंद, अनानास भी यहाँ के लोग उगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ का लोगों का मुख्य आहार आपका मेनियोक है, मेनियोक है, कसावा है जो आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। और यहाँ के लोग बड़े गंदे हैं, ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी इन चींटियों के खाते हैं। ठीक, ये पॉइंट है। मलोका मैं आपको बता रहा था, मलोका क्या है, बड़े घर की जिनकी छत ढालू होती है, मलोका आपकी वर्षावन यही क्षेत्र में रहते हैं। और यहाँ पर हवाई जहाज का भी प्रयोग होता है अनेक दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचने के लिए। और विकास गतिविधियों के कारण नुकसान भी पहुंचा है वर्षावन को, विविधता आपकी नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की परत ऊपर वाली वर्षा के कारण बह जा रही है, संघन वन भूमि बंजर भूमि में बदल रहे हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है पेपर में, जैसे ये है आपके। अब जो मैं बात आपसे कर रहा था कि पेपर के दिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, विकल्प आपके 4 दिए जाएंगे, मतलब कि स्टेटमेंट आपके 4 दे दिए जाएंगे, फिर विकल्पों में से आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग कर पाओगे कैसे, जब आप इसमें गलत साबित कर दो। यहाँ के लोग धान नहीं उगाते हैं, धान नहीं, टेपियोक उगाते हैं, कसावा उगाते हैं, ठीक, चींटियों को खाते हैं। सी गलत है। अब भाई सी को सबसे पहले हटाओ, सी को हमने हटा दिया, उत्तर आपके सामने आ गया, 4th विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। कर्तन दहन खेती करते हैं, गर्म मौसम नम जलवायु रहती है, अनेक स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, अमेजन नदी बेसिन आपका हो जाएगा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ज़्यादातर इस वाले चैप्टर से आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेटमेंट से। नील नदी क्या बहती है यहाँ से, अमेजन नदी से नहीं, यहाँ से आपकी अमेजन नदी बहती है, तो ए गलत है। अब ए जहाँ जहाँ पर होगा उसको हटाना है, और बाकी सब यहाँ पर आपके BC करेक्ट दिए गए ही हैं। ठीक, अब जो मैं बता रहा था कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह गई अमेजन बेसिन में, वनों का विनाश हो रहा है, वन बंजर भूमि में बदल रहे हैं, विकास की गतिविधियों के कारण बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग फटाक से कर लेना। अगर आपके पास अभी भी टाइम हो अंतिम दौर में पढ़ने का, अगर हिम्मत आपके भीतर है, तो आप लोग इस PDF को प्राप्त कर लेना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। इसमें मैंने पूरी मेहनत अपनी झोंक दी है आप सभी मित्रों के लिए। ठीक, तो आंसर के साथ पढ़ लेना, तो रिवीजन आपका हो जाएगा पेपर से पहले, यही आपसे कहना चाहूँगा। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मैं तो अपना गला यहाँ पर फाड़ ही रहा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन किसी का भला हो जाए, है ना, मेरे ख्याल से तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कहता हूँ इनको पढ़ लेना यार रिवीजन से पहले, शायद 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, आप पास हो जाओ, है ना। कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ तो आपको मेहनत अपनी तरफ से झोंकनी पड़ेगी, है ना। तो चलो झोंको मेहनत फटाक से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। फटाक से बना लेते हैं जोड़े। अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया परंतु लाइक नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करे हैं। नए लोग जितने भी देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना, इस दौरान जितना अभी तक मैंने आपको बताया, मैं आपको कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ, 300 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। अभी और आगे चलेगी वीडियो, करो मिलान इसका फटाक से। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, मैग्रोव वन। तो कटीली झाड़ियाँ का मिलान आपकी बबूल के साथ हो जाएगा। कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो उनके इलाके में बबूल, कांटेदार वाली बबूल होते ना, इसका मिलान हो जाएगा। सी का सेकेंड देखो किसमें है, सी का सेकेंड आपका सिर्फ सी में ही दिया गया, इसलिए सी विकल्प को आंख बंद करके मार दो। मैग्रोव वन ये आपके सुंदरी होते हैं, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ए का थर्ड उष्णकटिबंधीय महोगनी के साथ मिलान हो जाएगा, पतझड़ आपका साल हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोग कर दोगे। उसके बाद अगला देखो, फटाक से देखो, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के ये शोध संस्थान किस महाद्वीप में है? तो ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कोई मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। स्थायी निवास मानव का यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगला भ्रंतोस्त पर्वत अर्थात भ्रंश घाटी का पर्वत आपका बाससेज पर्वत, भ्रंश पर्वत हो जाएगा। हिमालय, यूराल, अल्पेशियन ये आपके बलित पर्वत हैं, ठीक। अगला देखो जलवायु के बारे में है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल बात गलत आपकी हो जाएगी। जलवायु जो होता है ना, ये दिन और प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं मौसम। ये मौसम की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ना कि जलवायु की। तो पहला यहाँ पर कथन आपका गलत हो चुका है, ठीक। अब दूसरा क्या कहता है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ शब्द आ गया, उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। नहीं, जलवायु वहाँ के तापमान पर निर्भर करती है, उच्चावच पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है, मृदा पर निर्भर करती है, आसपास के क्षेत्र पर निर्भर करती है। सिर्फ के कारण आपका ये गलत, पहला भी गलत, अर्थात दोनों आपके गलत, दोनों यहाँ पर आपके गलत हो चुके हैं, ठीक। क्या? दोनों गलत। अगला देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती। अब आप यहाँ पर कहोगे, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र, केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाला कथन का चयन करो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अभी मैंने आपको अमेजन बेसिन के बारे में बताया था। अब गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में, इस क्षेत्र में शंकुधारी वन उगते हैं लेकिन बहुत कम उगते हैं। बेसिन उपोष्ण में स्थित है, करेक्ट। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी हो जाएगी। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर कहने को तो चारों विकल्प ठीक हैं, लेकिन आयोग ने जनवरी 2024 में जब ये पेपर हुआ था तब इसको उत्तर माना ही नहीं, ए को माना ही नहीं, BCD को माना। तो मैं भी आपको BCD ही यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि NCERT में चारों बातें बताई गई हैं। शंकुधारी वन उगते हैं, ठीक, लेकिन नहीं माना गया, कोई बात नहीं, लेकिन चारों सही है NCERT के अकॉर्डिंग। सभी आपके कैसे दिए गए? करेक्ट दिए गए हैं ऑल, लेकिन BCD को यहाँ पर हम टिक करेंगे, ठीक। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कहता है जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत वाला बताना है भाई। बाष्पीकरण को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करते हैं, जल अनवीकरण है। जल आपका नवीकरण है, बल्कि अनवीकरण नहीं है, ये बात आपकी गलत है और गलत वाली आपको बतानी है। जल नवीकरण है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नए स्रोत हैं, नवीकृत हैं, ठीक। महासागर का जल तालाब, झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। कहने का मतलब है जो महासागर का जल है वो गतिमान रहता है। उसका क्या कारण है? जल का प्रवाह का गति नहीं है। तो महासागर में तरंगें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, धाराएं आती हैं, लेकिन जल चक्र कोई आपका गति नहीं है। ये एक चक्र है कि जल आपका सागर में है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, बाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, पुनः बारिश होती है, फिर वही चक्र, उसको जल चक्र बोलते हैं। धारा, तरंगे, ज्वार भाटा ये आपकी गति हैं, समुद्र की गतियां हैं या प्रवाह है, लेकिन जल चक्र कोई गति आपकी नहीं है। अब नहीं वाली बतानी है मित्र, तो नहीं वाला आपको जल चक्र ही बताना पड़ेगा। उसके बाद अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। उच्च ज्वार के कारण नौ संचालन सरल होता है,
ये बात सही है। मछली पकड़ने में भी सहायक मतलब कि सहायता मिलती है, मछलियाँ नज़दीक आ जाती हैं, तट के पास आ जाती हैं। विद्युत उत्पन्न भी की जा सकती है। पर्यटकों को लाने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते, ये बात गलत है। ये बात आपका गलत हो जाएगा, लाभ नहीं है, डी विकल्प। ठीक। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं, कहाँ पर बनाती हैं? रेगिस्तान में बनाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा है? कौन सी वर्षा है बताओ भाई, कौन सी वर्षा है यहाँ पर? ये आपकी पर्वत है, पर्वतों के जो किनारे की तरफ वर्षा होती है, ठीक, उनको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। कौन सी? पर्वतीय वर्षा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? बताओ। समताप मंडल आपकी आदर्श हो जाती है, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद अगला देख लो यहाँ पर, पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तापमंडल परावर्तित करता है। तापमंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, और इसको बाह्य मंडल भी बोलते हैं। क्या? बाह्य वायुमंडल के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक आपकी गर्म वायु है, ठंडी वायु है, क्या होगा ये? बताओ चित्र में क्या दर्शाया गया है, कौन सी वर्षा है? कौन सी वर्षा होगी बताओ भाई? पर्वत वाली वर्षा तो आपकी होगी नहीं। जो गर्म वायु होती है ये आपकी ऊपर जाती है, ठंडी वायु आपकी नीचे आती है। इसको चक्रवाती बोलोगे या मानसूनी बोलोगे या संवहनीय बोलोगे? तो यह आपकी दोस्तों पर्वतीय तो होगी भी नहीं, मानसूनी भी नहीं होगी, यह आपकी हो जाएगी संवहनीय वर्षा। कैसी? संवहनीय वर्षा यहाँ पर आपकी हो जाएगी, क्योंकि देखो चित्र से भी क्वेश्चन पेपर में उठता है। अभी एक क्वेश्चन मैंने पर्वत से कराया, फिर इस प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बैरोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, कहाँ पर कितना प्रेशर है उसको। अगला यहाँ पर है बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग किसको जोड़ता है? तो यह दोस्तों आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। राइट आंसर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फटाक से देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? तो नदी का निक्षेपण ये आपका बाढ़कृत मैदान बनाता है, नदी का निक्षेपण का ही परिणाम है ये बाढ़कृत मैदान का बनना। विसर्प इसकी एक मतलब कि आकृति है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो बड़े मोड़ बनाकर बहती है, उसको विसर्प बोलते हैं। जलप्रपात क्या? जब नदी पहाड़ से नीचे की ओर गिरती है तो आपका बनता है जलप्रपात। राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परतों में क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? तो मैं आपको बता चुका हूं, समताप मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम वाली सारी घटनाएं आपकी आंधी तूफान यहीं पर घटित हो जाएगा। मध्य मंडल में उल्का पिंड आएगा तो जल जाएगा। उल्का पिंड का दहन किस मंडल में होगा? जलना का काम किस मंडल में होगा? तो मध्य मंडल में। ताप मंडल में रेडियो की तरंगे, याद रखना समताप मंडल राइट जवाब। अगला यहाँ पर है लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा प्रश्न काल से प्रारंभ होता है, सबसे पहले प्रश्न से शुरू होता है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक, तो वे जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का अगर उनके हनन हुआ है तो वे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। क्या? धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता से इतना सारा क्वेश्चन पेपर में आया है और कई मित्र उसको गलत करके आ जाते हैं और नंबर उनके कट जाते हैं, ऐसी गलती मत करना। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, भारत का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। ठीक, और जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल राज्य में
मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। अगला देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? इसको निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला देखो, लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? इसको छोड़ो यहाँ पर। ओल्ड, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह चर्चा से बचे। ऐसा दिखे तो पेडागोजी का गलत हो जाएगा। सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रिया का आयोजन करे। क्या होगा भाई इसका जवाब? आलोचना करे तौर तरीकों से, गलत। दलीलें दे, गलत। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो विधायक लोग चुनते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव आपका होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला देखो मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण समझौता कराना काम ये आपके केंद्र सरकार का हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना या चलाना ये राज्य का काम होता है, तो आपको राज्य वाला ही बताना है। दिल्ली वास्को डी गामा के बीच में गाड़ी, अगर रेलगाड़ी चलानी तो ये केंद्र सरकार का काम। 1000 रुपये का नोट का डिज़ाइन लागू करना तो ये भी केंद्र सरकार का काम। राज्य सरकार का काम क्या है? 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराना या बंद करना, कुछ भी करना। उसके बाद संघवाद से तात्पर्य क्या है? संघवाद का मतलब होता है एक से अधिक स्तर का होना। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। क्यों इसको अधिक प्राप्त अधिकार हैं संसद को? कानून बनाने की शक्ति इसके पास में है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसके पास अधिक अधिकार है। अगला, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? यानी कि कार्यपालिका काम क्या है? इसका काम क्या है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों अर्थात कानूनों को लागू करना। संसद कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका इसको लागू करने का काम करती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आपकी आती हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? क्या मुख्यमंत्री चुनता है या लोग चुनते हैं, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? जवाब आपको हो जाएगा जनता चुनती है, लोग चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य जो विधायक जिसे बोलते हो, तो जनता, आम जनता चुनती है, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, भारतीय संसद के बारे में सत्य नहीं वाला बताना है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, करेक्ट बात। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो गलत हो गया, मंजूरी है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नहीं वाला बताना, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जब संसद का सत्र चल रहा होता तो उसमें सबसे पहले आपका प्रश्नकाल होता है। भारतीय संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, आपको पता है, लेकिन नहीं वाला बताना है आपको। नहीं वाला आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और जितने भी मित्र पहली बार में पेपर को वाकई में क्रैक करना चाहते हो, ऐसे मित्रों के पास अगर टाइम हो तो ये वाली पीडीएफ आप लोग ले लो, है ना। इसको मैं आपको सोल्व कराई आपको प्रोवाइड करूंगा। जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नोट्स भी होगा विथ पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज सोल्व किए गए जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ठीक है ना। तो कम टाइम है, शायद पेपर से पहले आप रिवीजन कर लो तो आपका काम चल जाएगा। ये नंबर आपके सामने है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का नहीं है? ग्राम पंचायत का नहीं है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। अब सचिव, यही तो कन्फ्यूजन में डालता है आप लोगों को। ये सचिव जो सेक्रेटरी होता है इसको कुछ चुनता नहीं है, बल्कि ये नियुक्त होता है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो वो भी तैयारी करता है भाई, सेक्रेटरी बनता है, ठीक। तो सचिव की नियुक्ति होती ना कि चुनाव होता, ये बात गलत है आपकी।
गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत में आ जाएगा। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव रखना, स्थानीय स्तर पर कर लगाना, इकट्ठा करना, ये तीनों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। परंतु सचिव को याद रख लेना, ये बहुत कंफ्यूजन में डालेगा और ना जाने कितने क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसी सचिव को एक कंफ्यूजन में डालने के लिए आपसे पूछा है। अब देखना मैं अभी आपको क्वेश्चन कितने सारे करा दूं यहीं से, इसी से। तो पहला आपका यहाँ पर नहीं वाला हो जाएगा। ठीक, मैं जिस सचिव की बात करता था वह सचिव आपके सामने, ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक, सचिव का चुनाव नहीं होता है। ये हाईलाइट मैंने क्यों किया है? क्या मैं पागल हूँ? आप कहोगे कि हाँ आप पागल हो, ऐसा नहीं है। ये मैंने आप लोगों के लिए ही हाईलाइट किया है ताकि आपकी नज़र इस पर पड़े और आप लोग समझ जाओ कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है मेरे मित्र, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सचिव का काम क्या होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना काम होता है, चर्चा करना, निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना इसका काम होता है। अब देखो सचिव को यहाँ पर द एंड करते हैं, उसके साथ लेखपाल को भी समझ लो। पटवारी लेखपाल का काम क्या है? जमीन को नापना, उनका रिकॉर्ड रखना, इसका काम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी बोलते, कहीं लेखपाल बोलते, कहीं इसको कानूनगो के नाम से भी जानते हैं, है ना। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, किसानों से भूमि कर भी लेता है, उगाई गई फसलों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। और तहसीलदार क्या करता है? जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं तहसीलदार के द्वारा। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार करता है। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं या राजस्व इकट्ठा होता जा रहा है या नहीं, तो ये तहसीलदार का काम होता है। ठीक, उसके बाद हिंदू अधिनियम धारा 2005 को भी लगे हाथ समझो। हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यदि उस माँ के पति अर्थात उसका पति अगर एक्सपायर हो जाए, किसी कारण उसकी मौत हो जाए, तो संपत्ति पर बेटे बेटियों उनकी माँ का हिस्सा होगा। ये हिंदू अधिनियम 2005 कहता है। अब जल्दी से ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व कराए हैं, मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, आप लोग ले सकते हो। जैसे पटवारी आपको बताया मैंने, इसके कार्य की देखभाल कौन करता है? आप कहोगे तहसीलदार इसके काम की देखभाल करता है। पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व क्या होता है? सी विकल्प करेक्ट है। भूमि का मापन, आलेखों को सुरक्षित रखना इसका काम होता है। ठीक, अब उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में आपसे कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा था सचिव की। अब ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। अब सचिव को क्या कोई चुनेगा? नहीं चुनेगा, सी गलत है। अब सी जहाँ जहाँ पे है उसको सबसे पहले हम हटा देंगे। अब आपका डी विकल्प यहाँ पर बचेगा, ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पेपर में आपको करना है आंख मूंद कर। आंख मूंद कर का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आंख वहाँ पर बंद कर लो और पता चले पेपर की ऐसी तैसी कर दो, ऐसा नहीं। आंख मूंदने का मतलब ये है कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए, पेपर में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। सचिव का कोई चुनाव नहीं होता, सचिव हट गया, सरपंच चुना जाता है, वार्ड के सदस्य, ग्राम सभा। आपको ये पता हो ना पता हो, लेकिन सचिव को पता होना चाहिए। सचिव यहाँ पे गलत हो गए तो गलत वाले हटा दो, सी ए बी आपका बच जाएगा। ए और बी ये राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम सभा सदस्य ये चुनकर नहीं आते हैं। ग्राम सभा सदस्य आप हो, मैं हो, जो गांव में है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक, उनका थोड़ी ना कोई चुनाव होता है। अब ग्राम सभा कितने वर्ष के लिए होती है? आप कहोगे कि 5 वर्ष के लिए होती है। अब पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं वाला बताया गया। पंचायत सचिव की निजी संपत्ति का किराया, ये तो बात गलत है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको करा रहा था। अब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन फेवरेट उसके आ चुके हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में है, सही बताओ। ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, स्थानीय कर लगा सकते हैं, अलग अलग पंचायत राज्य के विषय में अलग अलग कानून हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। यही बात यहाँ पर आ गई, तो इस बात को आपको गलत कर देना है, इसकी नियुक्ति होती है। ठीक, तो डी गलत है भाई, डी हमने हटा दिया। ए बी सी आपका बच गया, जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब हिंदू अधिनियम धारा मैं आपको समझा चुका हूं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को एक नज़र डाल लो। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में क्या है? सी विकल्प पुत्रों पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पुनः क्वेश्चन रिपीटेड है, डी विकल्प पत्नी पुत्र पुत्री। उसके बाद पुनः रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है।
तो क्या है इसका, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने खुद से सोल्व किए हैं आप सभी लोगों को देने के लिए, ठीक है ना। अब आगे मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन का मतलब है कि जो आपकी दल है ना, वो दलों का एक साथ हो जाना। जैसे चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी आप कहोगे, बी विकल्प। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत का नहीं है तो सचिव को चुनती है, ये आपका नहीं होगा। अभी मैं आपको यही बातें बता रहा था, ठीक। उसके बाद अगला देख लो, यहाँ पर आ चुका है, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है। तो केसर सागा, जिसको लद्दाख में भी प्रचलित है, लोग इस पर नाटक खेलते हैं। अब पटवारी पर क्वेश्चन है कि पटवारी के द्वारा कार्य है। पटवारी गांवों का या गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई फसलों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, करेक्ट जवाब आपके दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, बी विकल्प राइट आंसर। अगला यहाँ पर है कि संसद के प्रश्नकाल के बारे में, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, करेक्ट। यह ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, नियंत्रित नहीं करती, ये बात गलत है, सिर्फ ए सही होगा, ठीक, सिर्फ ए सही होगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है, भारतीय राज्य सरकार किस प्रकार की सरकार है। आप कहोगे भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, करेक्ट। सरकार के कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय क्या है। तो इसके अंग से अभिप्राय आपका हो जाएगा देश का प्रत्येक नागरिक, लोगों का समूह, ये हो जाएगा लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, वो कार्यपालिका के अंग आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगला देख लो, यहाँ पर छोड़ देते हैं रिपीटेड क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में अधिक बार आए हैं और आपका टाइम ही व्यर्थ यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक। अगला, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्त आपका करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव आपके कौन करते हैं बताओ। सांसद नहीं करेंगे, ना ही मुख्यमंत्री करेंगे, ना ही सांसद, मंत्रियों की परिषद करेगी, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है। तो भारत का पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो राष्ट्रपति इसको नामांकित करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पटवारी लेखपाल से बार बार पेपर में आता है, तो भूमि का मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना इसका काम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद संसद के बारे में यह क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। जिसके पास कम हो क्या वो बना सकती है, नहीं बना सकती। जिसके पास बहुमत होगा वही बना पाएगी, लेकिन कोई भी हो, कितने भी हों, तो ये आपकी बात गलत होगी ना, हो जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग है। बी विकल्प किस, सिर्फ बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए गलत, बी सही, केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आया करता है, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम करता है तो भाई न्यायपालिका की मैं बात कर लेता हूं। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और ये करता है। भारतीय राज्य, क्वेश्चन थोड़ा कठिन है लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय राज्य का अर्थ। तो भारतीय राज्य का अर्थ दोस्तों ये लिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से, ठीक। आपका सी विकल्प राइट आंसर है। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अब भाई नहीं वाला बताना है। मतदान द्वारा जनता
क्या है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता ये नहीं होती है। जनता कोई चीज़ प्रत्यक्ष कानून का निर्माण नहीं करती है, जनता को मतदान का अधिकार है। लेकिन सी वाला यहाँ पर गलत है। अब गलत ही आपको बताना है तो सी विकल्प हो जाएगा आपका। आगे का देख लो कि भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है, अब नहीं वाला बताना है। पटवारी आपका ये गांव का हो जाएगा, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी अर्थात पटवारी गांव का, लेखपाल भी गांव का। लेकिन नगर, ये नगर निगम वाला आपका नगर का हो जाएगा, ना कि गांव का होगा, ना कि ग्रामीण प्रशासनिक का होगा। तो नहीं वाला आपका कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर है 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से लोकतंत्र हो गई। पहले राजा का चलता था, फिर आगे आ गया। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो यह भाई आपके तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अगला, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के लिए है, आप कहोगे 5 वर्ष के लिए है। अगला, पुलिस थाने के प्रभारी का नाम क्या है, SHO, स्टेशन हाउस अफसर इसको बोलते हैं, डी विकल्प राइट आंसर। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद के नाम से जानते हैं। जितने भी लोग पेपर से पहले एक बार खुद से रिवीजन करने के लिए आप लोग सोल्व PDF को पाना चाहते हो, जिसमें सभी वर्ष के क्वेश्चन पेपर 2011 से अब तक आपको मिल जाएं, उसी के साथ SST के नोट्स भी मिल जाएं, तो दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर को फटाक से आप लोग इनको प्राप्त कर लो। पेपर से पहले धड़ाधड़ तरीके से रिवीजन कर लो, अगले दिन पेपर में छाप देना।